बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा। और दरभंगा में आफरीन नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास रही होगी, वह अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है। वहां उसे कई दिन रहना पड़ता है और इसी रहने के दौरान ही एक सफाई कर्मचारी, जिसका नाम रघुनंदन होता है, उससे प्यार हो जाता है। इन दोनों की प्यार मोहब्बत कुछ इस कदर चलता है कि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। और जब लगभग इनकी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता है, तो इसके बाद फिर उस लड़के की लाश मिलती है, वो भी 7 टुकड़ों में मिलती है। पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए तमाम प्रयास कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो गुमशुदा की तलाश हो, चाहे वो अलग-अलग थानों में लिखी गई एफआईआर हो। लेकिन पुलिस को उस कातिल की तलाश थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया गया है और क्यों इसके इतने सारे टुकड़े किए गए हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब कोई सबूत ही नहीं मिलता। उस लड़के के हाथ पर लिखा हुआ था RI, और यहीं से इन दोनों नामों में से एक नाम में कातिल का नाम छिपा हुआ था। पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार यह लाश इतनी दूर पहुंच कैसे गई। दोस्तों नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा का ही एक थाना लगता है मणिगाछी, और मणिगाछी थाना क्षेत्र का गांव लगता है कण्होनी। दरअसल जितेंद्र पासवान, जो कि इसी गांव के रहने वाले होते हैं, इनका एक बेटा है जिसका नाम रघुनंदन पासवान होता है। उम्र उसकी 21 साल के आसपास होती है। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 के आसपास का वाकया हो रहा था। वह अपने बेटे को फोन करते हैं। फोन करके पूछते हैं कि तुम कहां पर हो। तो जो उसका बेटा होता है रघुनंदन पासवान, वो कहता है कि पिताजी, मैं अपने दोस्त के पास आ चुका हूं। मैं अपने दोस्त से बात करके उससे फ्री होकर तुरंत वापस आऊंगा और आपसे फिर बात करूंगा। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि बेटे की उनको ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेटे से फिर संपर्क नहीं होता। दिन निकलता है, यानी कि 1 नवंबर 2024 आ जाता है। उसके बाद फिर जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन पासवान को फिर से फोन करते हैं। फोन करने के बाद सुबह के 7 बजे के आसपास के वाकया था। जब फोन कर रहे थे तो फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसका फोन बंद होना ही पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रात बात हुई थी, लेकिन उससे फिर संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिस दोस्त से का नाम लिया गया था कि मैं उस दोस्त के पास जा रहा हूं, उस दोस्त से भी संपर्क किया जाता है, लेकिन वो दोस्त साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास तो रघुनंदन आया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कहूं। वो बार बार रघुनंदन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन दोस्त साफ साफ इनकार कर रहा था। अब पिता और उसकी जो मां थी, वह अपने बेटे की तलाश करने के लिए दोनों दंपति इधर से उधर हर दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं। एक तारीख निकलती है, 2 निकलती है, 3 निकलती है, इस तरह से यह नवंबर की एक एक तारीख निकलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। आखिरकार घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसने जिस इलाके में जाने की बात कही थी, जहां अंतिम लोकेशन बता रहा था, आखिरकार मां और बाप दोनों उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं कि हमारा बेटा 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10 बजे के बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो गायब हो गया है। उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। हमने ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अपने बेटे को तलाश ना किया हो। पिता का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार पिता और मां परेशान थे, क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश थी। इसी बीच में 11 नवंबर 2024 की का ही दिन था। यह महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है, गोराई, और गोराई के पास में शैफाली है। शैफाली के पास में एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। दरअसल बाबरपाड़ा के जंगल में एक जगह से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध बहुत ज्यादा बेहिसाब थी, तो लोग थोड़ा परेशान थे उस दुर्गंध को लेकर। 112 नंबर पे फोन किया। पुलिस मौके पर आते हैं। मौके पर आकर देखती है कि पॉलिथीन के अलग अलग पैकेट रखे हुए हैं। 7 पैकेट थे, और 7 पैकेट के अंदर जब उन्हें खोला जाता है, तो लाश के टुकड़े निकलते हैं। किसी में हाथ,
कि किसी में पैर, किसी में सर, किसी में बाकी हिस्सा। एक पूरी लाश थी जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह किसी युवक की लाश है। उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास रही होगी। जितने भी आसपास के थाने होते हैं, थानों में वो फोटो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। साथ ही जो जितने भी थाने होते हैं, ये सूचना दी जाती है कि आपके थानीय क्षेत्र से कोई गुमशुदा हुआ है, गायब हुआ है, तो उसके बारे में कोई जानकारी दे दीजिए, ताकि हम पता कर सकें कि आखिरकार मामला क्या है। जिस जगह पर वो टुकड़े मिले थे, उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है और वहां एक ऑटो दिखाई देता है, आता जाता, लेकिन वो नंबर कुछ साफ नहीं था, इसलिए ऑटो वो आता है और वापस चला जाता है। तो उसे लग रहा था कि शायद इस लाश को ऑटो के माध्यम से फेंका गया है। इससे यह भी पता चल रहा था कि जो लाश जिसकी भी है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करता है। एक तरफ पुलिस एक लाश मिली है, 7 टुकड़े मिले हैं, उसकी कातिल को तलाश कर रही थी। एक तरफ माँ और बाप हैं, वो अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक कांस, एक सिपाही कहता है कि बाबूजी, आप अपने बेटे को जो ढूंढ रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप इस फोटो को देख के बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये आपका बेटा हो। 7 अलग अलग टुकड़े थे। उन 7 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा भी था, शरीर का उस टुकड़े पर लिखा हुआ था बड़े से अक्षरों में आर ए। तो जब आर ए लिखा होता है, उस आर ए को लिखा देखकर पिता कहता है कि तू मेरा बेटा ही है। जैसे ही पुलिस वाले ने यह कहा कि तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, उसने कहा कि जी, इस पर आर ए लिखा हुआ है। अब आर ए के बारे में पूछा जाता है कि क्यों, ये तो उसका लड़के का नाम रघुनंदन पासवान होता है, लेकिन आर ए क्यों लिखा हुआ है। फिर ए के पीछे की वह कहानी जब अपना सुनाता है, तो सुनाने के बाद फिर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के जिला दरभंगा से। दरभंगा में एक हॉस्पिटल होता है। अब से 1.5 साल पुरानी यह बात है। जब यह लड़का उसमें सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था, तब एक ऑफरीन नाम की एक लड़की होती है। ऑफरीन एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि ए से हमने उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो ऑफरीन अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए आती है और उसे उस हॉस्पिटल में रुकना होता है, अपनी भाभी की देखभाल के लिए, तीमारदारी के लिए। जब भाभी के देखभाल के लिए रुकना होता है, इसी बीच में जो एक लड़का है जिसका नाम रघुनंदन पासवान है, रघुनंदन पासवान इस हॉस्पिटल की साफ सफाई में हिस्सेदारी ले रहा था, अपना काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। वो लड़की उस लड़के को देखती है और देखते ही पहली नजर में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। लड़का उसकी हॉस्पिटल में रहते हुए किसी ना किसी रूप में मदद कर रहा था और यह मदद ही उसको अच्छी लग रही थी और देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत लगातार बढ़ रही थी आगे, और जब बातचीत बढ़ रही थी तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के जो घर होते हैं, एक दूसरे से लगभग 22 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन यह दूरियां कोई ज्यादा दूरियां नहीं थीं। जब भी बात करने का मन करता था, एक दूसरे को फोन लगाते थे। फोन पर बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन इस प्यार की भनक लड़की के परिवार वालों को लग जाती है। जैसे ही लड़की के परिवार वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है, लड़की के परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इस बात का तरास करते हैं, विरोध करते हैं, लड़की को भी डांटते हैं, डपट हैं, फटक हैं। कहते हैं कि आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। उस लड़के को भी डांटा जाता है, फटकारा जाता है कि तुम उस लड़की यानी कि आफरीन से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। दोनों परिवार आपस में यह बातचीत भी करते हैं। इसके लिए एक वाक़ित पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि लड़का लड़की से मिलने की कतई कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब यह बात उसके पिता, इनके रघुनंदन के पिता जितेंद्र को पता चलती है, तो जितेंद्र को थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसा ना हो कि बेटे को कोई नुकसान हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत दूर, यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है, पुणे में उसे भेज देते हैं और पुणे में वह एसी का काम करने लगता है। एक एसी की कंपनी होती है, वहां पर अपना काम करने लगता है। लेकिन वह लड़का बीच-बीच में उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश करता था। घर वालों को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़की कहीं उससे फिर से बातचीत करना शुरू कर दे।
इस लड़की का जो भाई होता है, जिसका नाम सत्तार होता है, सत्तार मुंबई में रहकर वह एक जगह पर काम करता है। उसका बकरे का मीट वगैरह बेचता है। उस इलाके का नाम है मीरा भयंदर। मुंबई में रहकर जो यह सत्तार होता है, बकरे का मीट वगैरह बेचता है, वहीं से अपना कारोबार करता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को अपने पास मुंबई ही बुला लिया जाए। तो इसलिए वो अपनी बहन को मुंबई बुला लेता है। लड़का पुणे में रहने लगता है और लड़की मुंबई में मीरा भाईंदर में रहना शुरू कर देती है। पिता अपने बेटे से ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब उस पर नजर नहीं रखता था। जितेंद्र पासवान अपने बेटे यानी कि रघुनंदन से बार बार बातचीत करता था और पूछता था कि तुम कहाँ हो, ठीक हो। जब बेटा घर आ जाता था, सो जाता था, तो तसल्ली हो जाया करती थी। 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 के आसपास अपने बेटे से बातचीत करता है। तो बेटा कहता है कि मैं दोस्त के पास आया हुआ हूं, यानी कि अंधेरी में वो पहुंचा हुआ है। जब अंधेरी की बात आती है तो अगले दिन संपर्क होता है, लेकिन संपर्क हो नहीं पाता। फोन उसका बंद आता है। पिता उसे अंधेरी पुणे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर उस बेटे को तलाश ना किया गया हो। लेकिन बेटा मिलता नहीं है। आखिरकार लाश मिलती है। लाश के हाथ पर एक जो उसको हाथ था, उस पे आर्य लिखा जाता है। और ये आर्य की कहानी जब समझाई जाती है पुलिस को, तो पुलिस ने उस सत्तार की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस 13 नवंबर 2024 को सत्तार नामक लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा भयंदर से गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में वो इधर-उधर की कहानी बताना शुरू कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो राज खोल देता है। राज कुछ इस तरह से खोलता है कि इस लड़के ने, यानी कि रघुनंदन ने इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की का नंबर जो था, वो बंद हो चुका था। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद लड़की के भाई सत्तार को ही फोन मिला दिया और सत्तार से बातचीत की। सत्तार ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? लड़की को फोन दे देता है। उस लड़की से कहता है कि तुम इस लड़के को अपने पास बुला लो। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की रात 10:30 पर वो अपने दोस्त के घर नहीं, बल्कि अपनी प्रेमिका, जिसका नाम आफरीन होता है, उसके घर पहुंच जाता है। उसके भाई के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, तो उसे कोई माहौल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। वहां बैठते हैं, आराम से बैठक शराब पीते हैं। जब ज्यादा मात्रा में शराब पी लेता है रघुनंदन, तो उसको फिर उल्टी आने लगती है। उल्टी आने के बाद उससे कहा जाता है कि तुम जाकर तम्मान से सो जाओ। उसे वह सुला देता है और सत्तार बैठा हुआ अकेला ही शराब पी रहा था। जब वह बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है, तब उसे गुस्सा आता है। उसे कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे घर पर भी चलाया, मेरी बहन से मिलने के लिए। इसलिए जिस बकरे को, अलग अलग बकरों को जिस हथियार से, जिस चाकू से वो काटता था, उसी चीज से उसने उस लड़के के अलग अलग हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब वह सोचने पर मजबूर हो गया कि यह लाश के टुकड़े कहां ठिकाने लगाए। तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना इन्हें पॉलीथीन पैक कर दिए जाए। उसके पास पेंट की बाल्टियां थी, 4 बाल्टियां थी। उन पेंट की 4 बाल्टियां में उसकी लाश के टुकड़ों को वो रखता है, पैक करता है। और पैक करने के बाद ऑटो वाले से कहता है कि भाई मुझे कुछ कहीं जाना है, थोड़ा दूर जाना है, मुझे क्या तुम छोड़ दोगे? ऑटो वाला आता है। पैसे तय होते हैं और पैसे तय होने के बाद उसे वो गोराई क्षेत्र, जो बोरीबली पश्चिम में पड़ता है, वहां पर एक गोराई है। गोराई में सैफाली है। सैफाली के पास एक गांव लगता है, बाबरपाड़ा। वहां पर उस 4 बाल्टियां जो होती है पेंट की, उन 4 बाल्ट को लेकर चला जाता है। और जब उसे उतार के वो ऑटो वाला वहां से आराम से निकल जाता है और इन लाश के टुकड़ों को वह उस बाबरपाड़ा के जंगल में फेंक देता है। ये 1 नवंबर 2024 की सुबह में उसने ये काम किया था। आराम से काम करके वह अपना निकल जाता है। उधर तो लड़के के परिवार वाले अपने बेटों को ढूंढ रहे हैं। इधर वो लाश को ठिकाने लगाकर इतना से हो जाता है कि उसे उसे यह लग रहा था कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होगा। अगर खुलासा करने की पुलिस कोशिश भी करेगी, तो लाश कभी मिलेगी नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि कत्ल करने का चाहे कितना भी नायाब तरीका क्यों ना हो, लेकिन कातिल कोई ना कोई राह छोड़ देता है और इस प्रकार छुपा है। उसके हाथ पर लिखते हुए आर ए आर से तो बनता है। रघुनंदन और ए से उस लड़की का असली नाम था।
ये बहन को अपने कमरे में जाल में फंसा दिया है। बार-बार आखिरकार पुलिस ने उस लड़के को, जो आरोपी होता है सत्तार, उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जो लड़की है, लड़की अपने परिवार के साथ वापस पहुंच गई है। अब शायद सत्तार की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे गुजरेगी और लड़की, जो बार-बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लड़के को बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों में से कोई मान नहीं रहा था और उसके परिवार से उनका बेटा छूट चुका है, जो शायद कभी लौटकर अब वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।